नमस्ते बच्चों, द हरीश एकेडमी में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे किसान, जमींदार और राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य लगभग 16वीं से 17वीं सदी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने किसान, कृषि उत्पादन, स्रोतों की किस तरीके से तलाश हुई, किस तरीके से महिलाओं का वहाँ पर रहन सहन था, तम्बाकू का प्रसार हो गया, इन चीजों के बारे में हमने अपनी लास्ट क्लासेस में पढ़ा है। ठीक है, अब आज हम करेंगे भू राजस्व प्रणाली, यानी कि जो टैक्स लिया जाता था वो किस हिसाब से लिया जाता था, किस तरीके से भूमि के ऊपर राजस्व या फिर कर या टैक्स लिया जाता था। ठीक है, जमीन से मिलने वाला राजस्व, यानी कि जो जमीन होती थी जिस पर खेती करी जाती थी, कृषि की जाती थी, उस पर जो राजस्व या फिर कर लिया जाता था, मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद थी। इस कारण से कृषि उत्पादन पर नियंत्रण रखने के लिए और तेजी से फैलते साम्राज्य के तमाम इलाकों में राजस्व आकलन व वसूली के लिए जरूरी था कि राज्य एक प्रशासनिक तंत्र खड़ा करे, कि भाई अच्छे से प्रशासन क्या होता है, एक तरह से मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, कि जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो थोड़ा अच्छे से चल सके, तो उसे एक अच्छे से खड़ा करा जा सके। दीवान, जिसके दफ्तर पर पूरे राज्य की, यानी कि जो दीवान होता है उस पर पूरे राज्य के, उसका जो ऑफिस होता है, दफ्तर मीन्स ऑफिस, तो उस पर पूरे राज्य की वित्तीय व्यवस्था की देखरेख की जिम्मेदारी थी। जो भी फाइनेंशियल काम होते थे, जैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, इस तरीके की चीजें कौन देखता था? दीवान नाम का पद था, उस पर जो व्यक्ति था वो देखता था। इस तंत्र में शामिल था। इस तरह हिसाब रखने वाले और राजस्व अधिकारी खेती की दुनिया में दाखिल हुए और कृषि संबंधों को शक्ल देने में एक निर्णायक ताकत के रूप में उभरे। लोगों पर कर का बोझ निर्धारित करने से पहले मुगल राज्य ने जमीन और उस पर होने वाले उत्पादन के बारे में खास किस्म की सूचना इकट्ठे करने की कोशिश करी। इन्होंने सोचा कि भाई जब कर का बोझ है वो, भाई हम चाहे कितना भी कर ले, है ना, किसानों से, उन पर एक तरह से बोझ ही हुआ है, क्योंकि इतनी ज्यादा वो हो नहीं पाती थी और इन पर टैक्स अलग से लगा दिया जाता था। तो जो कर का बोझ है वो निर्धारित करने से पहले कि भाई इतना हमें टैक्स रखना है, उससे पहले मुगल राज्य ने जमीन और उस पर होने वाला जो उत्पादन है उसकी जो सूचनाएं हैं वो इकट्ठी करी। क्यों? उन्हें ये लग रहा था कहीं ऐसा ना हो इतनी वहां पर जमींदारी ना होती हो जितने का हम उनसे टैक्स ले लें। भू राजस्व के इंतजामात में दो चरण थे। पहला था कर निर्धारण और दूसरा था वास्तविक वसूली। जमा निर्धारित रकम थी और हासिल सचमुच वसूली हुई रकम। अमीर गुजार और राजस्व वसूली करने वाले के कामों की सूची में अकबर ने हुक्म दिया कि जहां उसे कोशिश करनी चाहिए कि खेती हर नगद भुगतान करें, वहीं फसलों में भुगतान का विकल्प भी खुला रहे। राजस्व निर्धारित करते समय, यानी कि जब टैक्स फाइनल किया जाता था कि हमें इतना राजस्व लेना है, उससे पहले अपना हिस्सा ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश करता था, मगर स्थानीय हालात की वजह से कभी कभी सचमुच में इतनी वसूली कर पाना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि कभी कृषि कम होती थी, कभी खेती वो ज्यादा कर लेते थे, है ना। हर प्रांत में जुती हुई जमीन और जोतने लायक जमीन दोनों की नपाई की गई। अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने आइन में ऐसी जमीनों के सभी आंकड़ों को संकलित किया है। आइन उसी किताब का नाम है जो हमने उसके बारे में पढ़ा था कि भाई अबुल फजल ने लिखा था, वो अकबर का दरबारी कवि था और उसने आइने अकबरी लिखी थी, तो उसे आइन बोला जाता है। उसके बाद के बादशाहों के शासनकाल में भी जमीन की नपाई के प्रयास जारी रहे। मसलन 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने राजस्व कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि हर गांव में खेतीहरों की संख्या का सालाना हिसाब रखा जाए। इसके बावजूद सभी इलाकों की नपाई सफलतापूर्वक नहीं हुई। जैसा कि हमने देखा है, उपमहाद्वीप के कई बड़े हिस्से जंगलों से घिरे हुए थे और इसकी नपाई नहीं हुई थी। ये देखो यहाँ पर हमें सोर्स फिफ्थ दे रखा है। बच्चों, जो ये स्रोत आते हैं ना, इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। हमें ये पूरे का पूरा स्रोत दे देंगे और इसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस देंगे जिन्हें हमें आंसर करना है। ठीक है, आइन में वर्गीकरण के मापदंड की निम्नलिखित सूची दी गई है। अकबर बादशाह ने अपनी गहरी दूरदर्शिता के साथ जमीनों का वर्गीकरण किया और हर एक वर्ग की जमीन के लिए अलग अलग राजस्व निर्धारित किया। पोल्स वह जमीन है जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती है और जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता है। परौती, ये देखो ये अलग अलग आता है क्वेश्चन की, भाई पोल्स क्या होता है, परौती क्या होती है। तो पोल्स क्या होता है? ये वो जमीन होती है जिसमें एक के बाद हर फसल की सालाना खेती होती है, जिसे सब भी खाली
जिसे कभी भी हम खाली नहीं छोड़ते। और परोती, परोती वह जमीन जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती है ताकि वह अपनी खोई ताकत वापस पा सके, यानी कि वो जो खेती की जमीन है वो फिर से क्या हो सके, उपजाऊ। चचर, ये भी एक वही, चचर कैसी जमीन होती है, ये वह जमीन है जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती है, यानी कि बंजर वह जमीन है जिस पर 5 या उससे ज्यादा वर्षों से खेती नहीं की गई हो। देखो कितने तरीके की हमें इसमें जमीन बता दी है। देखो सबसे पहले पोल्स, पोल्स कौन सी थी, जिस पर हर साल एक के बाद एक ही जैसी खेती करी जाती है। फिर परोती, परोती कुछ दिनों के लिए खेती रोक जाती है ताकि वो जो मिट्टी है वो उपजाऊ हो सके। फिर आती है चचर, चचर वो जमीन है जिस पर 3-4 साल तक उस जमीन को खाली छोड़ दिया जाता है, उसके बाद उस पर खेती की जाती है। एंड देन बंजर, बंजर क्या होती है, जहां पर कई वर्षों तक खेती नहीं करी गई हो। पहले 2 प्रकार की जमीन की 3 किस्में हैं, अच्छी, मध्यम और खराब। वे हर किस्म की जमीन के उत्पाद को जोड़ देते हैं और इसका तीसरा हिस्सा मध्यम उत्पाद माना जाता है, जिसका 1/3 हिस्सा शुल्क, शाही शुल्क माना जाता है। अमीन, अमीन क्या कौन होता है, एक मुलाजिम होता है जिसकी जिम्मेवारी सुनिश्चित करना था कि प्रांतों में राज्य के नियम कानूनों का पालन हो रहा है या नहीं, यानी कि एक तरह से जो कोऑर्डिनेटर होते हैं, तो जो अमीन है उसका नाम, जो कोऑर्डिनेटर होता था उसका नाम अमीन रख दिया गया था। ठीक है, अब मनसबदारी व्यवस्था क्या होती है। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर एक सैनिक नौकरशाही तंत्र मनसबदारी था, जिस पर राज्य के सैनिक और नागरिक मामलों की जिम्मेदारी थी। कुछ मनसबदारों को नकदी भुगतान किया जाता था, जबकि इनमें से ज्यादातर को साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में राजस्व के आवंटन के लिए आवंटन के जरिए भुगतान करा जाता था। समय समय पर उनका तबादला भी किया जाता था। इसे हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन से अच्छे से इसे चैप्टर 9 में भी पढ़ेंगे। अब ये 2 स्रोत और दे रखे हैं हमें। स्रोत 6 देखो, नगद या जींस, यानी कि ये स्रोत भी कहाँ से लिया गया, आइन से। जब हमें ये स्रोत देते हैं ना पेपर में, तो इसका क्वेश्चन आता है कि ये स्रोत हमने कौन से ग्रंथ से लिया है, किस चीज से लिया है, तो ऑप्शन में जैसे आइन से लिया है, इस तरीके का वो क्वेश्चन पूछा जाता है। अमीन गुजार सिर्फ नगद लेने की आदत न डाले बल्कि फसल भी लेने के लिए तैयार रहें। यह बाद वाला तरीका कई तरीके से काम में लाया जा सकता है। पहला, कण कुत है, हिंदी जुबान में कण का मतलब है अनाज और कुत अंदाजा। अगर कोई शक हो तो फसल को 3 अलग अलग पुलिंदों में काटना चाहिए, अच्छा, मध्यम और बदतर। इस तरह शक दूर करना चाहिए। अक्सर अंदाज से किया गया जमीन का आकलन भी पर्याप्त रूप से सही नतीजा देता है। दूसरा क्या हो गया, बटाई, जिसे भावली भी कहते हैं। बटाई को क्या कहा जाता है, दूसरा नाम भावली कहते हैं। इसमें फसल काटकर जमा कर लेते हैं और फिर सभी पक्षों की मौजूदगी में वह रजामंदी में बंटवारा कर देते हैं, लेकिन इसमें कई समझदार निरीक्षकों की जरूरत पड़ती है, वरना दुष्ट बुद्धि और मक्कार धोखेबाजी की नीयत रखते हैं। तीसरा होता है हमारा खेत बटाई। ठीक है, तो पहला हमने क्या देखा था इसमें, पहला हमने देखा था इसका कणकुत है, यानी कि हिंदी जुबान में कण का मतलब अनाज हो गया। दूसरा हमने बटाई के बारे में देखा, जिसे भावली भी कहते हैं। और तीसरा किसके बारे में हमने पढ़ा इसमें, खेत बटाई। ये वे बीज बोने के बाद खेत बांट लेते हैं। चौथा होगा लौंग बटाई, इसमें फसल काटने के बाद उसका ढेर बना लेते हैं और उसे अपने में बांट लेते हैं, यानी कि हर एक पक्ष अपना हिस्सा घर ले जाता है। इसके बाद स्रोत 7 में जमा 1665 ईस्वी में अपने राजस्व अधिकारी को औरंगजेब के द्वारा दिए गए हुक्म का एक अंश है ये। वो कहते हैं कि वे परगनाओं के अमीनों को निर्देश दें कि वे हर गांव, हर किसान के बाबत खेती के मौजूदा हालात पता करें और बारीकी से उनकी जांच करने के बाद सरकार के वित्तीय हितों व किसानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए जमा निर्धारित करें। अब आ जाता है हमारा ये चांदी का बहाव। मुगल साम्राज्य एशिया के उन बड़े साम्राज्यों में एक था जो 16वीं व 17वीं शताब्दी में सत्ता और संसाधनों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने में कामयाब रहे। ये वे साम्राज्य थे जैसे मिंग चीन में, सफावी ईरान में और ऑटोमन तुर्की में। ऑटोमन जो साम्राज्य था वो कहाँ था, तुर्की में। इन साम्राज्यों की राजनीतिक स्थिरता ने चीन से लेकर भूमध्य सागर तक जमीनी व्यापार का जीवंत जाल बिछाने में बहुत मदद करी। खोजी यात्राओं से और नई दुनिया के खुलने से यूरोप के साथ एशिया के, खासकर भारत के व्यापार में भारी विस्तार हुआ। इस वजह से भारत के समुद्र पार व्यापार में
एक और भौगोलिक विविधता आई तो दूसरी ओर कई नई वस्तुओं का व्यापार भी शुरू हो गया। लगातार बढ़ते व्यापार के साथ भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं का भुगतान करने के लिए एशिया में भारी मात्रा में चांदी आई। इस चांदी का एक बड़ा हिस्सा भारत की तरफ खींच गया, यानी कि जो ये चांदी आई थी, चांदी का जो आयात हुआ तो पूरे एशिया में हुआ था, लेकिन इसका बहुत बड़ा हिस्सा कहाँ आया, भारत की तरफ। यह भारत के लिए अच्छा था क्योंकि यहाँ चांदी के प्राकृतिक संसाधन नहीं थे। नतीजतन 16वीं से 18वीं सदी के बीच भारत में धातु मुद्रा, खासकर चांदी के रुपयों की उपलब्धि में अच्छी स्थिरता बनी रही। इसके साथ ही एक तरफ तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा संचार और सिक्कों की ढलाई में अभूतपूर्व विस्तार हुआ, दूसरी तरफ मुगल राज्य को नकदी कर उगाने में आसानी हुई। इटली के मुसाफिर जोवान्नी करेदी ने, जो लगभग 1690 ईस्वी में भारत से होकर गुजरा था, उसने इस बात का बड़ा सजीव चित्र पेश किया कि किस तरह चांदी तमाम दुनिया से होकर भारत पहुंचती थी। उसी से हमें पता चलता है कि 17वीं सदी के भारत में बड़ी अद्भुत मात्रा में नगद और वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा था। ठीक है, ये हमें यहाँ पे एक चित्र दे रखा है। यूरोपीय बाजारों की मांगों को पूरा करने के लिए भारतीय उपमहाद्वीप के वस्त्र उत्पादन का ये एक उदाहरण रहा है। अब है भारत में चांदी आई कैसे थी, इसके बारे में जोवानी कोरारी का कारेरी के एक लेख है, जो कि स्रोत हमारा 8 है। जोवानी कारेरी के लेख बर्नियर के लेख पर आधारित था। ये लेख उनके निम्नलिखित अंश, हमने बर्नियर के बारे में पढ़ा था ना यात्रियों के नजरिए चैप्टर में। निम्नलिखित अंश से हमें पता चलता है कि मुगल साम्राज्य में कितनी भारी मात्रा में बाहर से धन आ रहा था। मुगल साम्राज्य की धन संपत्ति का अंदाजा लगाने के लिए पाठक इस बात की पर गौर करें कि दुनिया भर में बिचरने वाला सारा सोना चांदी आखिरकार यहीं पहुंच जाता है। ये सब जानते हैं कि इसका बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता है और यूरोप के कई राज्यों से होते हुए थोड़ा सा हिस्सा कई तरह की वस्तुओं के लिए तुर्की में जाता है, थोड़ा सा हिस्सा रेशम के लिए स्मिर्ना होते हुए फारस तक पहुंचता है। अब चूंकि तुर्की लोग कॉफी से अलग नहीं रह सकते, जो कि ओमान और अरबिया से आती है, ना ही फारस, अरबिया और तुर्की भारत की वस्तुओं के बिना रह सकते हैं। वे मुद्रा की विशाल मात्रा लाल सागर पर बेदल मंडेल के पास स्थित मोचा भेजते हैं, फारस की खाड़ी पर स्थित बसरा भेजते हैं। बाद में ये जहाजों से हिंदुस्तान किसको, हिंदुस्तान को ही कहते थे ये लोग, भेज दी जाती हैं। भारतीय जहाजों के अलावा जो डच, अंग्रेजी और पुर्तगाली जहाज हर साल हिंदुस्तान की वस्तुएं लेकर पेगू, तानसेरी, सियाम, सिलोन, मालदीव के टापू, मोजाम्बिक और अन्य जगह ले जाते हैं। निश्चित तौर पर बहुत सारा सोना चांदी इन देशों से लेकर वहां पहुंचना पड़ता है। वो सब कुछ जो डच लोग जापान की खानों में हासिल करते हैं, देर सवेर हिंदुस्तान चला जाकर यहाँ से यूरोप को जाने वाली सारी वस्तुएं, चाहे वो फ्रांस जाए या इंग्लैंड या पुर्तगाल, सभी नगद में खरीदी जाती हैं, जो वहीं रह जाता है। ठीक है, अब है अबुल फजल की आईने अकबरी। तो आईने अकबरी आंकड़ों के वर्गीकरण के बहुत बड़े ऐतिहासिक और प्रशासनिक परियोजना का नतीजा थी, जिसका जिम्मा बादशाह अकबर के हुक्म पर अबुल फजल ने उठाया था। अबुल फजल मैंने आपको पहले भी बताया था, ये अकबर के दरबारी कवि होते थे। अकबर के शासन 42वें वर्ष 1598 ईस्वी में 5 संशोधनों के बाद इसे पूरा किया गया। आईन इतिहास के लिए ऐसे बृहत्तर मतलब बहुत बड़े परियोजना का हिस्सा थी, जिसकी पहल अकबर ने की थी। इस परियोजना का परिणाम था अकबरनामा, ठीक है, जिसे 3 जिल्दों में रचा गया। पहली 2 जिल्दों ने ऐतिहासिक दास्तान पेश करी। इन हिस्सों पर हम अध्याय 9 में ज्यादा करीबी से नजर डालेंगे, जो हम आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे उनमें। तीसरी जिल्द थी जो, उसमें आईने अकबरी को शाही नियम कानून के सारांश और साम्राज्य के एक राजपत्र की सूरत में संकलित किया गया। आईन कई मसलों पर विस्तार से चर्चा करती है, जैसे दरबार, प्रशासन, सेना का संगठन, राजस्व के क्या स्रोत हो सकते हैं, किस तरीके से राजस्व इकट्ठा किया जा सकता है, और अकबरी साम्राज्य के प्रांतों का भूगोल, लोगों के साहित्यिक और सांस्कृतिक व धार्मिक रिवाज, अकबर की सरकार के तमाम विभागों और प्रांतों के बारे में विस्तार से जानकारी देने के अलावा आईन इन सूबों के बारे में पेचीदा और आंकड़ेबद्ध सूचनाएं बड़ी बारीकी के साथ देती है। इन सूचनाओं को इकट्ठा करके उन्हें सिलसिलेवार तरीके से संकलित करना एक महत्वपूर्ण शाही कवायद थी। इसने बादशाह को साम्राज्य के तमाम इलाकों में प्रचलित रिवाजों और पेशों की जानकारी दी।
इस तरह हमारे लिए आइन अकबरी के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य के बारे में सूचनाओं की खान है। फिर भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आइन का नजरिया क्षेत्रों के बारे में केंद्र का नजरिया है, या यूं कहें कि समाज के शीर्ष से देखी गई समाज की एक तस्वीर है कि किस तरीके से उस समय का समाज काम करता था। ये हमें साइड में एक पिक्चर दे रखी है, चित्र 8.14 में अबुल फजल अपने आश्रयदाता को अकबरनामा की पांडुलिपि पेश करते हुए, यहाँ पर ये देखो इसे पांडुलिपि भेंट कर रहे हैं। आइन 5 भागों का संकलन है। 5 भाग मतलब 5 दफ्तर का संकलन है, जिसके पहले 3 भाग प्रशासन का विवरण देते हैं कि किस तरीके से अकबर के शासनकाल में प्रशासन किया जाता था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। मंजिल आबादी के नाम से पहली किताब शाही घर परिवार और उसके रखरखाव से ताल्लुक रखती है। दूसरा भाग सिपह आबादी, सैनिक व नागरिक प्रशासन और नौकरों की व्यवस्था के बारे में है। इस भाग में शाही अफसरों, मनसबदार, विद्वानों, कवियों और कलाकारों की संक्षिप्त जीवनियां शामिल हैं। तीसरा है मुल्क आबादी, वह भाग है जो साम्राज्य व प्रांतों के वित्तीय पहलुओं तथा राजस्व की दरों के आंकड़ों की विस्तृत जानकारी देने के बाद 12 प्रांतों का बयान देता है। इस खंड में सांख्यिकी सूचनाएं तफसील से दी गई। तफसील मतलब बहुत ठीक ढंग से, बहुत विस्तृत ढंग से और उसे सही तरीके से दिखाया गया, जिसमें सूबों और उनकी तमाम प्रशासनिक व वित्तीय इकाइयों के भौगोलिक, स्थलाकृतिक और आर्थिक रेखा चित्र भी शामिल हैं। इसी खंड में हर प्रांत और उसकी अलग अलग इकाइयों की कुल मापी गई जमीन और निर्धारित राजस्व जमा भी दी गई। सूचना स्तर की विस्तृत जानकारी देने के बाद आइन हमें सूबों के बीच की इकाई सरकारों के बारे में विस्तार से बताती है। सूचनाएं तालिकाबद्ध तरीके से दी गई हैं, जहां हर तालिका में 8 खाने हैं। हमें निम्नलिखित सूचनाएं देते हैं। ये क्या क्या, जैसे पहला है परगनात या महल के बारे में, फिर दूसरा किला, तीसरा अराजी और जमीनें पाईमुद यानी मापे गए जो इलाके हैं, जमीन जो मापी जा चुकी है उनके बारे में, नकदी यानी कि जो नगद राजस्व एकत्रित किया जाता था वो, सुयूरगल यानी दान में दिया गया राजस्व, जमींदार खाने और 7 और 8 में जमींदारों की जातियां और उनके घुड़सवार, पैदल सिपाही को प्यादा भी बोलते थे और हाथी को फील सहित उनके फौज की जानकारी दी गई है। मुल्क आबादी उत्तर भारत के कृषि समाज का विस्तृत, आकर्षक और पेचीदा चित्र पेश करती है। चौथी और 5वीं किताबें भारत के लोगों के मजहबी, साहित्यिकी और सांस्कृतिक रीति रिवाजों से ताल्लुक रखती है। इनके आखिर में अकबर के शुभ वचनों का संग्रह भी है, जो अकबर ने अपने मुख से अच्छे वचन कहे हैं उनका संग्रह है। अब देखो स्त्रोत 9 में क्या दे रखा है हमें, खुशकिस्मती के गुलाब बाग की सिंचाई। नीचे दिए गए अंश में अबुल फजल ने बड़े साफ तौर पर खुलासा किया है कि उसने कैसे और किन से अपनी सूचनाएं हासिल करी, यानी कि जो उसने इतनी सारी सूचनाएं एकत्रित करी वो किस तरीके से करी। अबुल फजल वलद मुबारक को यह शानदार हुक्म दिया गया, शानदार घटना और राज्य क्षेत्र अधीन करने वाली हमारी फतहों की दास्तान, फतह मतलब जो ये जीत हासिल करते थे उनकी दास्तान ईमानदारी के कलम के साथ लिखो। यह आदेश दिया किसकी ओर से, मुगल शासक अकबर की ओर से। तसल्ली से मैंने काफी खोजबीन और मेहनत करके महामहिम की गतिविधियों के सबूत और दस्तावेज इकट्ठा किए और बहुत समय तक राज्य के मुलाजिमों व शाही परिवार के सदस्यों के साथ जवाब तलब किया। मैंने सच बोलने वाले समझदार बुजुर्गों और फुर्तीले दिमाग वाले सत्यकर्मी जवानों दोनों को परखा और उनके बयानों को लिखित रूप से दर्ज किया। सूबों को शाही हुक्म जारी किया गया और पुराने मुलाजिमों में जिस किसी को बीते वक्त की घटना याद हो पूरे विश्वास के साथ या मामूली शक के साथ अपने संस्मरण को लिखे और उसे दरबार भेज दे। उस पाक मौजूदगी के कक्ष से एक और हुक्म रोशन हुआ, वो है कि जो सामग्री जमा की जाए उसे शाही मौजूदगी में पढ़कर सुनाया जाए और बाद में जो कुछ लिखा जाना हो उसे महान किताब में परिशिष्ट की शक्ल में जोड़ दिया जाए। और ये कि ऐसे ब्यौरे जो जांच पड़ताल की बारीकियों की वजह से या मामलों की बारीकियों की वजह से उसी समय अंजाम तक नहीं ला जा सकते, उन्हें मैं बाद में दर्ज कर सकूं। इस तरीके से उसने उन्हें लिखने के लिए कहा। ईश्वरीय अध्यादेश का खुलासा करने वाले इस शाही हुक्म से अपनी गुप्त फिक्र से राहत पाकर मैंने ऐसे कच्चे प्रारूप लिखने की शुरुआत करी जिसमें शैली और विन्यास की खूबसूरती नहीं थी। मैंने इलाही संवत के 19वें साल से जब महामहिम की दानिशमंद अक्ल से दस्तावेज दफ्तर स्थापित किया था, घटनाओं का इतिहास वृत्त हासिल किया और उसके भरे पूरे पन्नों से मैंने कई मामलों का ब्यौरा पाया। किससे? अध्यादेश का
जो खुलासा था उसके बारे में। काफी तकलीफें उठाकर उन सभी हुक्मों की मूल प्रतियां नकल हासिल की गई जो राज्याभिषेक से लेकर आज तक सूबों को जारी किए गए थे। काफी दिक्कतों का सामना करते हुए मैंने उनमें से कई रिपोर्टों को भी शामिल किया जो साम्राज्य के विभिन्न मामलों या दूसरे देशों में घटी घटनाओं के बारे में थी जिन्हें ऊंचे अफसर और मंत्रियों ने भेजा था। यानी कि उसने जितने भी ये मंत्री अफसर होते थे ऐसे कोई रिपोर्ट भेजते थे तो इन्हें अच्छे से पढ़ता था, उसी के हिसाब से ये आईन अकबरी में लिखता था। बड़ी कर्मठता के साथ मैंने वे कच्चे मसौदे और ज्ञान पर पत्र हासिल किए जो जानकार और दूरदर्शी लोगों ने लिखे थे। इन तरीकों से खुशकिस्मती के इस गुलाब बाग जिसे अकबरनामा कहते हैं उसको सींचने और नमी देने के लिए मैंने हौज बनाया। आइन का अनुवाद। आइन की अहमियत की वजह से कई विद्वानों ने इसका अनुवाद किया। हेनरी ब्लैकमैन ने इसे संपादित किया और कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी ने अपनी श्रृंखला में इसे छापा। किसने? कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी। इस किताब का 3 खंडों में अंग्रेजी अनुवाद किया गया। पहले खंड का मानक अंग्रेजी अनुवाद ब्लॉकमैन था जो कलकत्ता 1873 में, बाकी के 2 खंडों का H.S. जैरेट ने किया जो कि कलकत्ता में 1891 और 94 में किया गया। हालांकि बादशाह अकबर के शासन की सहूलियत के लिए आइन को आधिकारिक तौर पर विस्तृत सूचनाएं जमा करने के लिए प्रायोजित किया गया था, फिर भी यह किताब आधिकारिक दस्तावेजों की महज नकल से कहीं बढ़ रही थी। हम जानते हैं कि इसकी पांडुलिपि को लेखक द्वारा 5 बार संशोधित किया गया, यानी कि अलग अलग लेखकों के द्वारा इसे हमें 5 बार क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया इसमें। इससे ऐसा लगता है कि प्रमाणित की खोज में अबुल फजल काफी सावधानी बरत रहे थे। उदाहरण के तौर पर मौखिक बयानों को तथ्य के रूप में यानी एक लॉजिक के रूप में किताब में शामिल करने से पहले अन्य स्रोतों से उसकी असलियत और सच्चाई की पुष्टि करने की कोशिश करी थी। सांख्यिकी वाले खंडों में सभी आंकड़ों को अंकों के साथ शब्दों में लिखा गया ताकि बाद की प्रतियों में नकल की गलतियां कम से कम हो। फिर भी जिन इतिहासकारों ने ध्यान से आइन का अध्ययन किया वे बताते हैं कि यह ग्रंथ पूरी तरह समस्याओं से परे नहीं है। जोड़ करने में कई गलतियां पाई गई हैं। माना जाता है कि या तो ये अंकगणित की छोटी छोटी चूक है या फिर नकल उतारने के दौरान अबुल फजल की सहयोगियों की भूल। आमतौर पर ये गलतियां मामूली हैं और एक व्यापक स्तर पर किताबों के आंकड़ों की सच्चाई को कम नहीं करती। आइन की एक और सीमा यह है कि इसके संख्यात्मक आंकड़ों में विषमताएं हैं। सभी सूबों से आंकड़े एक ही शक्ल में नहीं एकत्रित किए गए, यानी कि जितने भी सूबे हैं उनसे एक ही जैसे आंकड़े एकत्रित नहीं करे गए हैं। मसलन जहां कई सूबों के लिए जमींदारी की जाति के मुतलिक विस्तृत सूचनाएं संकलित की गई, वही बंगाल और उड़ीसा के लिए ऐसी सूचनाएं मौजूद नहीं है। इसी तरह जहां सूबों से लिए गए राजकोषीय आंकड़े बड़ी तकलीफ से तफसील से दिए गए, वही उन्हें इलाकों से उन्हें कीमतों और मजदूरी जैसे इतने महत्वपूर्ण मापदंड इतने अच्छे से दर्ज नहीं किए गए हैं। कीमतों और मजदूरी की दरों की जो विस्तृत सूची आइन में दी गई है वह साम्राज्य की राजधानी आगरा या उसके इर्द गिर्द के इलाकों से ली गई है, क्योंकि यहीं पर ही इनकी राजधानी थी किसकी, अकबर की। उसके देश के सभी हिस्सों या फिर बाकी हिस्सों के लिए इन आंकड़ों की प्रासंगिकता सीमित है। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा हुआ कंप्लीट। ये हमें कुछ यहाँ पर इनके कालक्रम दे रखा है मुगल साम्राज्य का। आप एक बार ये पढ़ लेंगे कि जहांगीर का शासनकाल था, इस टाइम अकबर का शासनकाल था। ठीक है, कल हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।